वीडियो में हम कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए विज्ञान विषय के चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ और भी क्वेश्चंस समझे थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल कुचालक पदार्थ के क्यों बनाए जाते हैं? तो आपने देखा होगा कि खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल में कुछ काला काला पदार्थ लगा होता है जो कि गर्म नहीं होता है। पूरा बर्तन गर्म हो जाता है लेकिन वो हैंडल गर्म नहीं होता और हम उस हैंडल को पकड़ करके आसानी से उठा सकते हैं उस बर्तन को। तो वो जो हैंडल है वो कुचालक पदार्थ का बना होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कुचालक पदार्थ के क्यों बनाए जाते हैं, तो इसीलिए क्योंकि कुचालक पदार्थ ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि उसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए वो गर्म नहीं होते हैं, तो हम उसको आसानी से उठा सकते हैं। तो आंसर देखिए, हैंडल कुचालक पदार्थ के बनाए जाते हैं क्योंकि कुचालक पदार्थों से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। यही अभी बताया हमने कि कुचालक पदार्थों से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, जिसके कारण ऊष्मा उस पदार्थ के हैंडल से होकर हमारे हाथ तक नहीं पहुंचती है। बर्तन तो पूरा गर्म है बट वो हैंडल गर्म नहीं हुआ क्योंकि उससे ऊष्मा प्रवाहित नहीं हुई और हमारे हाथ तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से हम आसानी से उस हैंडल को पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। तो इसमें हमें देना है खनिज, अयस्क, गैंग और ध्वनिक। तो खनिज क्या होता है? पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के यौगिकों को खनिज कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे बोलते हैं भूपर पट्टी। उस भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से धातुओं के कुछ यौगिक पाए जाते हैं, उनको हम खनिज बोलते हैं। अब अगला है अयस्क। तो वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से निकाला जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। यहाँ पर गलती से खनिज लिख गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर अयस्क, ठीक है, अयस्क कहलाते हैं। तो ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं को निकालते हैं, मतलब हमें जो पृथ्वी से खनिज मिलते हैं उनमें सीधे धातुएं नहीं मिल जाती, बट हम उनसे धातुओं को निकाल सकते हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। अब गैंग क्या कहलाते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। अब देखिए, जो हमें खनिज मिला जिसमें धातु अंदर उपस्थित है, उस खनिज में, उस अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। जैसे वो जमीन से निकला हुआ है तो उसमें मिट्टी भी लगी होगी और भी बहुत सारी चीजें अशुद्धियां के रूप में उसमें रही होंगी। उन अशुद्धियों को ही हम गैंग कहते हैं। अगला है ध्वनिक। जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं तो उसे ध्वनिक कहते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तो क्या होता है, उसमें जो घंटियां बजती हैं उसमें धातु से धातु टकराती है। जब आप किसी भी धातु से दूसरी कठोर सतह से या फिर धातु से धातु को टकराएंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न होगी और ये गुण ध्वनिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? तो देखिए, प्लैटिनम, सोना, चांदी चमकीले होते हैं और ये कम क्रियाशील होते हैं और ये आसानी से संक्षारित नहीं होते, इसलिए आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पहली बात तो ये बहुत चमकीले होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, मतलब कि इनको हम खुले में भी ले जाएं तो ये अचानक से ऐसे बहुत ज्यादा क्रिया नहीं कर लेते। जैसे सोडियम हमने देखा था, सोडियम को अगर हम खुले में छोड़ दें तो वो आग पकड़ लेता है तुरंत, इसलिए उसको हम मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डुबो करके रखते हैं, है ना। तो ये जो धातुएं हैं ये क्रियाशील नहीं है, बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं और आसानी से संक्षारित नहीं होती, मतलब इनको अगर हम ऐसे खुले में रख दें तो जंग नहीं लगती, जिस तरह से लोहे में जंग लग जाती है। तो इसीलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। तो देखिए, धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन हीरा, ग्रेफाइट इसके अपवाद हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? अधातुएं हैं, लेकिन वो चमकदार होते हैं फिर भी, है ना। हीरा तो बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। तो धातुएं अधिकतर चमकदार होती हैं जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट इसका अपवाद है। अगला है, धातुएं आघात वर्ध और तन्य होती हैं।
देखिए आघातवर्धिता मतलब क्या होता है, जो धातुएं होती हैं उनको हम पीट पीट करके चादर बना सकते हैं, तो उनका जो ये गुण होता है वो आघातवर्धिता कहलाता है। और तन्यता का मतलब है खींचना, ठीक है। तो हम धातु को खींच करके पतला तार बना सकते हैं, उनका जो ये गुण है वो तन्यता कहलाता है। तो धातुओं में ये गुण होता है। अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में टूट जाना। जैसे जैसे धातु को हमने हथौड़े से पीटा तो एक पतली चादर बन गई, लेकिन अधातु को अगर हम हथौड़ी से पीटेंगे तो वो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में चूर्ण के रूप में बदल जाएगी। जैसे कि मिट्टी, मिट्टी का या पत्थर ले सकते हैं, पत्थर को हथौड़े से अगर हम तोड़ें तो वो क्या होगा, पतली चादर में ना बदल करके छोटे छोटे टुकड़ों में चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये अधातु का गुण है भंगुरता। और आघातवर्धिता मतलब हो गया धातु की चादर बनती है जो, और तन्यता मतलब तार बनता है। अगला है धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक का मतलब हम धातुओं को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तब वो पिघलती हैं। अधातुओं के गलनांक कम होते हैं, यानी ये कम टेम्परेचर पर ही पिघल जाती हैं। अगला, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये तो आप बहुत ही अच्छे से, लोहा एक धातु है, गर्म भी होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। तो ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला है, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना कीजिए। तो अभी हमने जो पढ़े थे वो भौतिक गुण पढ़े थे, और अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। अब जैसे मान लीजिए पेपर में आपके भौतिक गुणों की तुलना आता है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। अगर रासायनिक गुण आएगा तो फिर रासायनिक गुण वाला अंतर लिखना होगा। और यदि सिर्फ आ जाए कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो आप 2-3 भौतिक के लिख दीजिएगा, 2-3 रासायनिक के, या फिर जो याद आए आपको वो लिख दीजिएगा। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करके दे कि भौतिक गुण लिखना है या फिर रासायनिक गुण, तो आपको उसी के हिसाब से करना होगा, ठीक है। अब देखिए रासायनिक गुण, धातुएं क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय या उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जब धातुएं HCl से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। ये चीज आपको याद ही रखनी है कि जब भी धातु किसी भी अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये ऑब्जेक्ट के लिए भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है इसी में, ये तनु अम्ल अधातुएं जो हैं वो तनु HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं। धातुएं, तीसरा है इसमें, ये विद्युत धनात्मक होती हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातुओं के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसलिए ये धनात्मक होती हैं, जबकि अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं। ये हम अभी इसका अगले क्वेश्चन में समझेंगे, लेना और देना जो हमने बताया इलेक्ट्रॉन का। इसलिए अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातुएं अपचायक हैं, जबकि अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। धातुएं धनात्मक आवेश की प्रकृति की होती हैं, जो अभी हमने बताया, इनके ऊपर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि अधातुएं ऋणात्मक आवेश की होती हैं, इनके ऊपर माइनस चार्ज आता है। अब इस चीज को हम अगले क्वेश्चन में समझ लेते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो देखिए सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। तो 11 के हिसाब से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा? 2, 8 और 1। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इसके आपको बाह्यतम कक्ष को देखना है कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बाह्यतम कक्ष में केवल आप एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ Na के ऊपर एक डॉट रखा हुआ है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। अगला ऑक्सीजन है, तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका विन्यास 2, 6 ये बनेगा। तो बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देखिए हमने 6 डॉट बनाए हैं 2-2 के जोड़े में। अगला है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2, 8 और 2। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। तो देखिए बिंदु संरचना मैग्नीशियम के ऊपर 2 डॉट रखे हैं, इसका मतलब बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं अगला, यहाँ पर हमें बताना था Na2O और MgO का निर्माण।
तो Na2O का निर्माण कैसे होगा? देखिए Na2 मतलब कि 2 सोडियम चाहिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सोडियम हमने लिया और दूसरा 2 सोडियम लिए। हमने अभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देखा था कि इनके ऊपर एक-एक डॉट लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में एक-एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हुआ? Na के ऊपर एक-एक डॉट लगा है और ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 6 डॉट यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिए ये डॉट और यहाँ पर अब ये देखिए सोडियम जो है वो धातु है और ऑक्सीजन अधातु है। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करना है। अष्टक पूर्ण करने का मतलब होता है बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके पास 6 तो हैं पहले से, अगर 2 इसके पास आ जाएं तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। और सोडियम के पास एक-एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम से ये रिएक्शन करेगा। तो सोडियम देखो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में था वो एक ऑक्सीजन को दिया और दूसरे सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ से क्या हो गया? ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। और यहाँ से अब देखिए आगे क्या होगा? 2 सोडियम थे, दोनों ने एक-एक इलेक्ट्रॉन अपने दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज हुआ। प्लस का मतलब धन। जो दान कौन करेगा? जो धनी होगा। तो सोडियम ने दान किया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन के ऊपर ऋण हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर कितना ऋण हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 माइनस यानी कि 2 ऋण पे चला गया वो। तो ये देखिए 2 डॉट हमने यहाँ पर दिखाए हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर 2 Na हमने लिए जब, तो Na2 बन गया और ऑक्सीजन के पास 6 पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो Na2O इस तरह से बन जाएगा। अब MgO का देखते हैं। तो मैग्नीशियम का ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, तो बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, धन चार्ज आ गया। वो भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए 2 प्लस आया। अब ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए इसके ऊपर 2 माइनस आया और ये +2 और -2 मिलके कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो यहाँ से एक Mg और एक ऑक्सीजन MgO बना लेंगे। इस तरह से Na2O का निर्माण होगा और MgO का निर्माण होगा। अब अगला इसी में था कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, Na2O में Na+, यहाँ पर देखिए Na+ आयन और O2- आयन, ये जो प्लस में और माइनस में लिखे हुए आयन कहलाते हैं। तो इसमें Na+ आयन है और O2- आयन है। और MgO में Mg2+ आयन है और O2- आयन है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।